बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज की अहम खबरों में ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड अलायंस के लिए अपोजिशन को ऑफर की है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और मुखालफत में पारा काफ़ी हाई है और कोई भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के बाद बदस्तूर मीटिंगें हो रही हैं और इमरान खान साहब अब भी कहते हैं कि पहले इलेक्शन का ऐलान किया जाए, बाद में कोई बात हो सकती है। और दूसरा, उन्होंने लॉन्ग मार्च जो है वो बजट के बाद तक मुअख्खर कर दिया है। ग्रैंड अलायंस के फीचर क्या होंगे, वज़ीर-ए-आज़म कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि 13-14 पार्टियां तो पहले ही ग्रैंड अलायंस में शामिल है। और शायद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि इसमें अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को भी शामिल किया जाए। क्या ये कोई तुर्की मॉडल है, इसकी अभी खदोखाल वाज़ह नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ एक PTI जमात ही रह जाती है जिसके मुतल्लिक गालिबन वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा किया है। बहरहाल, इससे पहले मिसाक़ मईशत की बात भी होती रही, क्योंकि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि कौमी मसले पर पाकिस्तान की सियासी जमातें कभी इकट्ठी नहीं होती। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं हूँ तो है, किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अदारों की कमज़ोरी जो है वो हमारे पेश नज़र आती है। दूसरा, हर पाकिस्तानी शहरी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर है वो ये है कि लॉन्ग मार्च करने वाली और महंगाई के ऊपर लॉन्ग मार्च करने वाली जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, और बिजली, गैस और पेट्रोल, डीज़ल इतना महंगा हो चुका है। उसके साथ जुड़ी हुई सनतें, टेक्सटाइल सनतें और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ये भी शदीद मुतासर हुए हैं और बेरोज़गारी का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अगर वो लोग, नए लोग जिनको मुलाज़मतें नहीं मिल रही, उनके साथ वो भी अगर लोग 65 लाख शामिल हो गया तो क्या बनेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अरशद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से हैं, और कर्नल बासित खान साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, और अब्दुल्ला मलिक साहब हैं। वेलकम टू द शो। राना साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म कहना चाह रहे हैं कि ग्रैंड अलायंस डिबेट, बात तो एक दूसरे को सुनता नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह साहब, मैं आपका मशकूर हूँ। आप खुद क्योंकि बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और आवाम की नब्ज़ को आप महसूस करते हैं, जो असल हकीकत है उससे मैं समझता हूँ नज़र नहीं चुराई जा सकती। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो उनका पंजाब में डिलीवर करना और फिर उनका एज ए अपोजिशन लीडर 4.25 साल डिलीवर करना, जब तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 2019 के बजट अजलास के बाद भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने यही बात की थी, मिसाक़ मईशत। हम इमरान खान की मुखालफत, वो अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करते हैं, वो हमजा को गिरफ्तार करते हैं, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल शाह, हकान अब्बासी, वो अपनी जगह पर। नेशनल डायलॉग का मतलब ये है कि जो 22 करोड़ आवाम है उसके लिए गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करे और अपोजिशन अपना रोल प्ले करे, जो आपके आइन में 1973 में डिफाइन है। और आप देखें, जब नेशनल इश्यूज आते रहे, वो इंडिया का था, वो मैं समझता हूँ कि उस पायलट का इशू जो था, फिर उसके बाद शुमाली वज़ीरिस्तान, फिर हम एज ए अपोजिशन हम वो मीटिंगें अटेंड करते रहे, पार्लियामेंट्री लीडर जो गवर्नमेंट जिनको बुलाती थी और जिसमें अस्करी लीडरशिप मौजूद होती थी। तो आज भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की कि हम अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो हमारे ऊपर तनकीद जरूर करे, लेकिन जो नेशनल इश्यूज हैं वहां बैठकर अपना रोल प्ले करें। हम ये नहीं कहते कि हमारी सपोर्ट करो, हम कहते हैं कि जो आइन के मुताबिक आपका रोल है आप वो प्ले करें। और नेशनल डायलॉग में मैं समझता हूँ तमाम स्टेक होल्डर्स जो बेहतर चीजें ला सकते हैं, जिससे निज़ाम में, सिस्टम में बेहतरी आ सकती है। इन फ्यूचर जो इलेक्शन होने हैं, वो 2 माह को हो, वो 1.25 साल को हो, 1.5 साल को हो, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए तैयार है। का मतलब ये है कि अनाउंस हो चुके हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि बाकायदा डेट जो है ज़ाहिर वो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर एक बाहमी अंडर, हम सब समझते हैं या चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन में हमें भी जाने का शौक है, लेकिन मौजूदा जो इश्यूज हैं, जब डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है, जब महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है,
पूरी दुनिया में पेट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है। और जो IMF के साथ सर देखो ना स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट होते हैं, उसमें PTI नून मैटर नहीं करता। उसमें जो गवर्नमेंट ने उनके साथ IMF के साथ जो रिटर्न एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उन पर अमल किया जाता है। देखो ना मुस्लिम कंट्रीज हो या नेबर कंट्रीज हो, सब कहते हैं कि जो आपने कमिटमेंट दी हुई है उस पर अमल करें तो नेक्स्ट बात फिर होगी। तो मैं समझता हूं कि ये कड़वा आप एड्रेस तो PTI को, बाकी जमातें तो जाहिर आपके साथ हैं, और आपने जो मेजर तरमीम करनी थी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर वो तो आपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, बल्कि उसी में आपने नैब जो ऑर्डिनेंस को तरमीम के लिए PTI के मुनव्वर रुकन को ही अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। तो फिर कैसे हम उनसे बात करें? वो आपसे कैसे आप बजा फरमा रहे हैं। देखना आज 6 तारीख थी ना, तो आज स्पीकर के पास तशरीफ लानी थी उन मेंबरान पार्लियामेंट ने PTI से जिन्होंने इस्तीफे दिए हुए थे। एक प्रोसीजर मौजूद है कि डिप्टी स्पीकर ने जब सूरी साहब ने तमाम इस्तीफे मंजूर करके रिटर्न एक लेटर इशू कर दिया, गालिबन 123 मेंबरान थे कि इनके इस्तीफे कबूल हो चुके हैं, लेकिन जो रूल ऑफ लॉ है, जो सेक्रेटरी असम्बली है, जो स्पीकर असम्बली है, वहां एक पॉइंट मौजूद था कि उन लोगों ने खुद आना है असम्बली में स्पीकर के पास और आकर वहां प्रोसीजर को मुकम्मल करना है कि ये एप्लीकेशन मेरी है, ये साइन मेरी है, साइन मेरे है। वो नहीं आ रहे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपना रोल प्ले करें, वो कहें कि ये दरखास्त जरूर दी थी लेकिन हम रिजाइन नहीं करना चाहते। और जो उनमें से लोग आते हैं वो बैठे हैं, मौजूद हैं, इमरान खान साहब तशरीफ लाएं तो कोई इशू नहीं है, वो अपोजिशन लीडर बन जाएंगे। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आप देखें कितनी खूबसूरत मकसद बातें अपना राणा साहब बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो PTI का मुनव्वर रुकन इस वक्त बना हुआ है जिसने मेंबर इलेक्शन कमीशनर में मुंतखब हो गए, और चेयरमैन नैब के लिए भी प्रोसेस जारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हैं। इन हालात में कि उन्होंने इस्तीफे मंजूर कर लिए एक टेक्निकलिटीज की बिना पर उनको जमात को तोड़ने के लिए, तो प्रोसेस जारी है। तो इन हालात में ग्रैंड डिबेट कैसे आप समझते हैं कामयाब हो जाएगी? बादशाह साहब, पहली बात तो यह कि हमें तमाम को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी क्राइसिस हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माशी क्राइसिस हैं ये जिस तरह दुनिया भर में है, पाकिस्तान में भी इसकी जो संजीदगी है या संगीनी है वो बहुत हद तक जेन्युइन भी है, और उस जेन्युइन चीज़ को रियलाइज़ भी करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो किसी सतह पर रियलाइज़ भी होती है, किसी सतह पर डिबेट भी होती है, किसी सतह पर कंप्रोमाइज़ भी होती है, किसी सतह पर अपोजिशन को दावत भी दी जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध में मेंगने डालना, वो तो नेशनल इशू जो है वो तो राणा साहब कह रहे हैं ना, उसी तरफ आ रहा अपोजिशन जाती रही है, उसी तरफ आ रहा हूँ ना। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हमारे प्रायोरिटीज नहीं है, और सबसे बड़ा जो मौजूदा हालात में इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हमारे यहाँ जो पार्लियामान का रोल है या पार्लियामान के जो सिस्टम है या रूल्स एंड रेगुलेशन है या आइन की तशरीह है, वो अब हमारे यहाँ बड़े बड़े सीजनल जो है ना पार्लियामेंटेरियन नहीं रहे, और उसके साथ साथ बदकिस्मती से हमारे यहाँ बड़े ज्यूरिस्ट भी नहीं रहे, और हमारी अदालतों में भी जो आइन को, जो स्कीम को समझने वाले जजेस हैं उनका भी समझने वाले तो हैं, लेकिन कहना चाहिए जो चीज़ गलत है वो गलत है। लेकिन मैं लॉयर हूँ, मेरा एक वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को समझना। ज़रूरी नहीं होता कि मेरी जो डिग्री हो वो चीज़ की दलील भी हो और दलाइल भी हो और वो जमानत देती हो कि मैं हर चीज़ का मास्टर ऑफ ऑल हूँ, बट नन। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी भी बहुत वक्त है कि जो वो कूदे हैं जो नहीं। शहबाज किससे बात करना चाहते हैं? वजह यह है कि आर्मी भी शायद खान अब्बासी कहते आ जाए तो मॉडल कौन सा? मैं बताने लगूँ ना, देखिए ये कोई अभी का मॉडल नहीं, बड़ा पुराना मॉडल है, ठीक है, कि एस्टेब्लिशमेंट ये मैं ये समझता हूँ कि ये 18 फरवरी 2019 की बात है, जब हमारे साबका चीफ जस्टिस साकिब साहब के फेयरवेल थी और वो फुल कोर्ट रेफरेंस था। तो ये बात खोसा साहब ने एक बड़ा अच्छा इस पे एक पेज का एनालिसिस दिया था कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे मुल्क से क्राइसिस का खात्मा हो तो फिर पार्लियामान, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, और चौथा उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस के इदारे, और वो पूरा हम सारे मिल बैठे हैं तो हमें कोई एक वे आउट निकालना चाहिए। बदकिस्मती से उनकी बात को किसी ने लिया नहीं है,
کیونکہ ہم عدالتوں کو پھر انڈرمائن اس وقت کر جاتے ہیں. پھر میاں شہباز بالکل رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر میاں شہباز شریف صاحب نے ضرور کہا تھا کہ ہمیں مساق جو معیشت ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن خان صاحب اس وقت کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب بھی میرا خیال ہے کہ یہ سجیشن اچھی ہے, بری نہیں ہے. نہیں, اس میں اگر تو ہے وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیا اس کے علاوہ ہوگا کہ جو اس وقت پروسیس کیسز کے چل رہے ہیں دیکھیں چیزیں تو اب فائنلٹی کی طرف جا رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد یقیناً 15 جولائی کے راؤنڈ اباؤٹ اسمبلیاں شاید ڈیزالو ہو جائیں اور پھر الیکشن کی طرف جائے. لیکن بات یہ کہ اگر ہم انہی حالات کے ساتھ, انہی بوجھ کے ساتھ, انہی رنجشوں کے ساتھ, انہی گریوٹی کے ساتھ, ریونج کے ساتھ الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کے رزلٹ کوئی اچھے نہیں ہوں گے. پھر آ کر پھر وہی اثر نشو کا. ہاں, یہ جو گرینڈ الائنس ہے نا, الائنس ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر ہیں اور ان کو آؤٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ملک میں بڑی پارٹی ہیں وہ الائنس کرے. اور یہ الائنسز کی جو سیاست ہے یہ بڑی پرانی ہے. باسط صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے کہ یہ جس طریقے سے مثلا بڑ صاحب نے کہا جی یہ تو ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں آئیڈیا آیا تھا 2019 میں, عدلیہ اس میں سے کیسے آ گئی؟ کیونکہ عدلیہ کا کام تو یہ ہے کہ انصاف کرنا, وہ جو بھی آئین کے تحت ہے انہوں نے اس کے تحت فیصلے کرنے ہیں. یہ تو کوئی نہیں کہ کوئی سٹینڈرڈ یا سب سٹینڈرڈ ہے, یہ ہم تو مانتے ہیں جو آدمی آ گیا وہ ہمیں اس سٹینڈرڈ ہی مانتے ہیں. وہ کیسے فیصلے کرتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے. ان حالات میں میاں شہباز شریف صاحب کا جو یہ بات کرنی ہے یہ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ کون اس میں آربیٹریشن کرے گا؟ بات تو کو مانتا نہیں. باقی 13-14 جماعتیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو ایک کنسنسس کر کے اکٹھے ہو کے اپنے سارا مسئلے حل کر رہے ہیں. سر بات ایسے ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ کسی حل کی طرف جائیں, ہم پہلے پرابلم کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جب وہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے, رائپ ہو جاتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے ایک سولوشن کی طرف جانا ہے. اگر پچھلے 4 ماہ کے حالات دیکھیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو بنائی گئی تھی اور اس کو باہر سے امپورٹ کر کے سپانسر کیا گیا تھا, اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ جانے پھر ہم کہتے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو اب اس وقت آپ کی بات چل رہی ہے کہ جی ایک گرینڈ الائنس بنانے کی. گرینڈ الائنس تو ان کا 14 پارٹیز کا آلریڈی ہے. پارٹی جو ان کے ساتھ شامل بھی جا چکی, بی اے پی بھی جا چکی, ہو جائے, لیکن آن دا پیپر جس نے مل کر سب کچھ کیا تھا وہ اب کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ جو پرماننٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی پالیسی کنٹینیو ہونی چاہیے. حالانکہ ہم تو لوکل گورنمنٹ نہیں چلنے دیتے. ہماری پالیسیز ہیں ہی کون سی جس کو کنٹینیو ہونے دینا. جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک ایسا عجیب سا حصہ. اب اگر ہم ایک طرف ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, آج سینئر آفیسرز نے جو ریٹائرڈ ہیں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اسلام آباد میں. کچھ لوگوں کی پینشن بند ہوئی ہے. نہیں, پینشنیں تو خیر بند ہوئی, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. جو پریس کانفرنس ہونی تھی پریس کلب میں, وہاں سے ان کو باہر نکال دیا گیا ہے اور وہ باہر کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہیں. یہ کون سی ہم بات کر رہے ہیں؟ کس قسم کی بات چیت کی بات کر رہے ہیں ہم؟ آپ ویٹرن کی بات کر رہے ہیں. ویٹرنس کی بات کر رہا ہوں. ویٹرنس کی اور باقی ان سب نے جو ہے وہ ایڈریس کرنا تھا. مجھے نہیں پتا کیا ان کا ایجنڈا تھا, کیا بات تھی, لیکن ایک ایسا گروپ تھا وہ کہ جس کی بات سنی جانی چاہیے تھی. اور پاسبلی کیونکہ علی علی خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو تھی مارچ اس کے اندر بھی شامل تھا, تو اس کی وجہ سے شاید وہ ادھر انفلوئنس بھی کر سکتا, لیکن اس بات کو وہ ہونے ہی نہیں دیا گیا. تو جب آپ ایک نان سٹارٹر لے آئیں تو اس کے بعد یہ جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا, یہ پہلی بات تو یہ اکیلے وہ کر نہیں سکتے, نمبر 1. دوسرا کس سے کریں گے, کن شرائط پر کریں گے؟ کیا یہ معاملات جو سابقہ ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں گے؟ کیا نیب آرڈیننس دوبارہ ریویو ہوگا؟ کیا الیکشن ریفارم کیسے ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ان کے پاس ہے کیا, واٹ ہیز ہی گاٹ. انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جی میں نے مہنگائی دور کرنی ہے, میں نے ڈالر بے قابو ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور آج ریزلٹ کیا ہے؟ میں ایک بزنس کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی پرائسز جو کرونا اور باقی اس کی وجہ سے نومبر میں پچھلے سال انکریز کی تھی. اس سے پہلے 3 سال تک میری پرائسز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا, لیکن اب جو ہے وہ نومبر سے لے کر اب تک پرائسز کم از کم 1.5 گنا یا اس سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی.
कैपेसिटी ऑफ परचेज भी कम हो जाएगी, कम हो चुकी हुई है, वो कस्टमर भी कम हो जाएंगे। चीज भी नहीं है। और इतनी अनसर्टेनिटी है कि पेट्रोल प्राइसेस के साथ हर चीज इफेक्ट होती है। इनका नारा था कि जी हम पेट्रोल को 70 पे लाएंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि अब किस मुंह से ये बाकी ये लोगों साहब, को फेस कर रहे हैं। एक मिनट करना सर, किस तरह से फेस कर रहे हैं? जवाब दें। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि 70 था 2025 जुलाई 2018 से पहले हुआ था। अब इशू ये है कि डॉलर इमरान खान को 110 रुपए का दिया गया और 9 अप्रैल की रात को 192 था। ठीक है। अब इशू ये है कि ये सब कुछ अगर तू 4.25 साल का कोई हिसाब मांगता है या मांगना चाहिए तो बिल्कुल मियाँ शबाशी साहब को 1.5 महीने का हिसाब देना है, हम देंगे। लेकिन 4.25 साल में सब कुछ ठीक था, आज खराब है। मैं समझता हूं बिल्कुल महंगाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो IMF के साथ हमने 3 महीने या 4 महीने पहले जो 2.5 लाख करके बिजली गैस पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था, अगर तो शबाशी साहब ने किया था तो गलत किया था, अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया है तो फिर भी गलत था। और जो FATF के साथ इन्होंने जो 26-27 वो तो बयान आ गया PTA के कि वहाँ हम ग्रे लिस्ट से निकल आए थे। वो ग्रे लिस्ट से अगर निकल आए थे तो हम तो नहीं लेकर वापस चले गए ना। इशू ये है कि वो ग्रे लिस्ट से निकल आए थे, लेकिन जो वहां उस वक्त एक मिनी बजट पेश किया गया था 360 या 70 अरब का, मतलब सब आपको पता होगा, वो बजट में नहीं था, वो मिनी बजट पेश किया गया था और ऐसा बम गिराया गया था जो नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन IMF के पास, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए था, लेकिन IMF के पास या ऐसे नहीं लेटना चाहिए था, उनकी तमाम बातें नहीं तस्लीम करनी चाहिए थी। वो 74 साल से लगे हुए हैं, ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जो उन्होंने कहा कि ये करेंगे तो देन नेक्स्ट बात होगी। वज़ीर खजाना तो अभी भी कह रहा है कि हमारी ये मीटिंग होने वाली है तो तब मुआहदा होगा। शाह साहब मीटिंग होने वाली है, लेकिन आप ये देखें कि जब वो पिछले हफ्ते गए हैं दोहा में मुज़ाकरात करने के लिए, तो उन्होंने बड़ा सीधे अल्फाज में कहा कि आपसे बातचीत नहीं होगी, जो पिछली कमिटमेंट है पहले उस पर अमल किया जाए, तेल बढ़ाएं, वो पेट्रोल की कीमतों में बिजली गैस इमरान खान जून तक उसमें कह रहा है, उन्होंने कहा था कि तेल कीमत नहीं बढ़ेगी, तो फिर आप ठीक कहते हैं। तो फिर ये बताएं कि जो IMF ने इंस्टॉलमेंट पिछली देनी थी खान साहब के दौर में, वो आ गई? वो नहीं आई, क्योंकि उन टर्म्स पर अमल ना हुआ, उन्होंने इंस्टॉलमेंट रोक ली। और आगे भी वो कहते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे जब तक पिछली गवर्नमेंट के रिटन एग्रीमेंट पर आप अमल नहीं करते। और तमाम कंट्रीज, हमारे दोस्त कंट्रीज कहते हैं कि पहले उस पर अमल करें, देन हमारे पास आए। क्योंकि ये आपका मौका है। मौका नहीं, हम इसका सबूत दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है मौका। इनका प्रॉब्लम एक आ रहा है कि IMF के पास जाते हैं या किसी इंटरनेशनल एजेंसी के पास जाते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जो पॉलिसीज थी पिछली गवर्नमेंट की वो दोहराता है और उसकी बड़ी तारीफ करता है। फिस्कल पॉलिसीज के बारे में जो जाते हैं, ये पिछली गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज की बात की, वहां पर ये फिस्कल पॉलिसीज की भी तारीफ करते हैं कि ये बड़े अच्छे तरीके पर मैनेज किया है इन्होंने। लेकिन जो आकर वापस जब पाकिस्तान में बयानिया होता है वो होता है जो राणा साहब का है। जी मलिक साहब, ये तो ज़रूरत है, वज़ीर के दौरे कितने कामयाब रहे जो बाहर गए? मौजूदा वज़ीर आज़म की ही देखिए, ये जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं और राणा साहब कह रहे हैं, ये देखिए ये हकीकत है। जब आप इंटरनेशनल डोनर के पास जाते हैं तो इंटरनेशनल डोनर आपको कर्जे देता है तो दूसरे ममालिक उसको फॉलो करते हैं, एक स्पिरिट होती है, एक गारंटी। उनको ये होता है कि अगर तो IMF या बाकी इदारे सेटिस्फाइड है, वर्ल्ड बैंक, ये बाकी ये डोनर इदारे हैं, कंसोर्शियम है, उनकी रेटिंग ठीक है, तो हमें भी ऐसे ममालिकों जिनकी इकोनॉमी अभी डिप्रेशन में होती है उनको कर्जे देने में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर IMF जैसे इदारे जो एक सॉलिड जिनकी बेस होती है, रीजनिंग होती है, एक स्ट्रक्चर है पूरा उनका, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं भी किसी को अगर कर्जा दूंगा अगर वो पहले ही मकरूज है। नई जो गवर्नमेंट आई है इसके पास तो ज्यादा बेहतरीन दिमाग मौजूद हैं। बात बेहतरीन दिमागों की नहीं है, बेहतरीन मईशत की होती है। अगर माशी हालात बेहतर हो, इकोनॉमी अपनी स्ट्रॉन्ग हो। राणा साहब आगे हम चलते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप फैसलाबाद को काफ़ी जानते हैं, तो आपके सामने जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो कम्पिटिटिव नहीं रही, कम्पीट नहीं हम कर सकते। जो आप कह सकते हैं कि भाई हमारा मुकाबला अब दुनिया से नहीं है, बिजली गैस महंगी हो चुकी है और 65 लाख आदमी इन दोनों इंडस्ट्री से, हाउसिंग से और जो फैसलाबाद टेक्सटाइल है उससे फारग होने जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा और गुफ्तगू सिलसिला हम यहाँ से शुरू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। राणा साहब, राणा अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुक्मरान पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। ये आप तो बड़ा दावा करते थे कि जी वहाँ ना एक्सपोर्ट को हुई है, अब आप देखेंगे हम आएंगे, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, पेट्रोल सस्ता, गैस सस्ती, खाद नहीं मिल रही। अब मुझे बताइए कि फैसलाबाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बंद कर रहे हैं, कहते हैं कि कंपटीटर नहीं रहे। और फिर दूसरा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आज मेरे पास खबर है 75% जो है वो इस आज की डेट में बुकिंग कम हो गई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक के ऊपर गए हैं, लोगों ने इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी है। और इन हालात में बेरोजगारी जो बढ़ेगी उसका क्या करेंगे आप? देखिए जी, एक तो आप जरूर ज़हन में रखें कि मेरा फैसलाबाद के साथ अटैच हल्का है शाहकोट, आइए मैं और फैसलाबाद में मेरा आना जाना ऐसे ही होता है जैसे आप इधर आते हैं। और मेरे इलाके में भी टेक्सटाइल मिलें ही हैं थ्रू आउट शेखपुरा रोड। इशू ये है, ये कहना आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं। ये ज़रूर बात होगी कि बिजली की लोड शेडिंग है या गैस है, लेकिन हम इंडस्ट्रियल एरिया को की लोड शेडिंग नहीं हो रही, पिछले दौर में भी नहीं हो रही थी। और बाकी जो है बिल्कुल हम चाहते हैं कि जो इंपोर्ट को हमने रोक रहे हैं, इसलिए वो भी बिजनेसमैन के मशवरे और आप जैसे दोस्त मलक साहब जैसे कर्नल साहब जैसे कि हमें एक्सपोर्ट करना है, हमें मौजूदा हालात को फेस करना। आप देखें, एक वो भी वक्त था जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, हमारे ऊपर पाबंदियां लगी थी, लेकिन उस वक्त भी पॉलिटिकल टीम, अस्करी क़यादत और सब एक पेज पे थे। आज मैं समझता हूँ कि जब ऑयल या पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, आज अगर $110 बैरल का है, वो गालबन बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता 120 पे, बिल्कुल ठीक है, मुझे रात को यही बताया गया था 120 पे है। आज भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेट्रोल पे 9 रुपए और डीजल पे तकरीबन 23 रुपए सब्सिडी दे रही है। और गवर्नमेंट देखे जी, अवाम की गवर्नमेंट है, ना नून की है ना पीटीए की है। गवर्नमेंट का जो खजाना है वो अवाम के पैसों में से जाता है। जब 120-25 पे जाता था तो आगे मुल्क मुतहम्मल नहीं हो रहा था। देखना, इन फ्यूचर हमने अपनी डिफेंस फोर्स को भी देखना है, हमने अब जो सैलरी है, यकीन करेंगे आज तमाम महकमों के क्लर्क कह रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, उस पर भी गौर फिक्र हो रहा है। ये जो आटा हमने देखा ना, 2200 रुपया गंदम है, आटा जो 2800-3000 का था, ये जो 1600 रुपया का आटा हम दे रहे हैं, ये हम प्रोक्योरमेंट तो कंप्लीट 50 लाख टन खरीदी जा चुकी, लेकिन उसी रेट पर खरीदी जा। मैं समझता हूँ गंदम खरीदी गई है, ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और ये प्योरली ये नहीं है कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर, आम दुकानों को भी डिक्लेयर किया गया है कि एक बाजार है, एक दुकान या 2 दुकानें या 3 दुकानें सब्सिडी पर आटा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो चीनी है वो भी 75 रुपये की मिल रही है, जो 115-20 रुपए तक थी। और उसी तरह यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो सब्सिडी दी गई है वो भी मैं समझता हूँ कि लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके बावजूद इंशाल्लाह हमारी स्ट्रगल है, कोशिश है कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। ये कठिन हालात थे, इसलिए हम समझते हैं कि वोट बैंक बाद में है, मुल्क पहले है। मुल्क होगा, अदारे मजबूत होंगे तो मैं समझता हूँ सियासत भी साथ साथ चलती रहेगी। हम तो खुद इसीलिए अगली इलेक्शन में जाना चाह रहे थे, लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन हालात को संभाला नहीं दे सकती थी, इसलिए ये कड़वा घूंट पड़ा है। बाकी जो कर्नल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है या मलक साहब का आपका है, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ। और यकीन करें, मतलब मियाँ नवाज साहब ये जब दोबारा तेल की कीमत बढ़ी है, वो परेशान है, रंजीदा है कि यार ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन IMF ने जो हमें डायरेक्शन जारी की है कि वो आगे बढ़ते ही नहीं है और आगे बढ़ने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। अब भी जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो कहते हैं ये भी खत्म करें, लेकिन कहा गया कि नहीं। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमें होपफुली सबको इन हालात में घबराना नहीं है, हमें आगे चलना है। बाबर अवान ने कहा कि पंजाब से सारे केसेस जो है वो ट्रांसफर करके KPK में या किसी और सूबे में भिजवा दीजिए जहाँ सब मिले हुए हैं, तो ये कोई फैसला तो होना नहीं। और दूसरा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस हमजा शहबाज का वापस भेजा और जैसे शुजात साहब ने फिर वापस भेजा है। वो कहते हम तो सुन नहीं सकते, अगर इतना जजिस पर, यानी मैं समझता हूँ कि इतना वो फैसले कर ही नहीं सकते। अब चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है वो फिर फैसला नहीं कर सकता, तो क्या कौन करेगा? नहीं, मेरे ख्याल है कि यकीनन हमें जितने भी बुरे हालात हों अपनी अदालतों पे एतमाद करना चाहिए। यही वाहिद इंस्टीट्यूशन है। और जजेस भी देखना कहते हैं कि नहीं हमने नहीं सुनना से भी जाते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक गलत चीज़ हुई है
کہ امیر بھٹی صاحب جو ہمارے ہائی کورٹ کے محترم جج صاحب ہیں، چیف جسٹس، انہوں نے چیف جسٹس وہ واضح جج ہی ہے نا، انہوں نے کیس سنا، ایٹ لینتھ سنا. اب چونکہ فائنل تھے آرگومنٹ تو انہوں نے چپکے سے، اور وہ بھی 4-5 دن انہوں نے کیس اپنے پاس رکھا وداؤٹ ہیئرنگ، اور ایک دن اچانک انہوں نے یہ کیس ریفر کر دیا وداؤٹ آرڈر جناب جسٹس شجاعت. ہاں صحیح. لیکن جب انہوں نے پھر واپس بھیج دیا کیونکہ اس آرڈر نہیں لکھے ہوتے. لیکن آج انہوں نے پھر باقاعدہ ریزننگ کے ساتھ 20 تاریخ کے لیے ان کے سامنے فکس کر دیا. شاید وہ آج پہ بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جی آپ وکیل آپ پیش ہوتے رہے، جو مرضی آپ کر لیں. یہ آپ ظاہر آپ کی تو مجبوری ہو بھی سکتی ہے کہ آپ پیش ہوتے رہے. مجھے بتائیے قوم کو سنا دیں کہ اگر کوئی آدمی عادل کوئی قاضی کہتا ہے کہ میں اتنا بوجھ ہی برداشت نہیں کرتا، کیا کرے گا؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. میں ان کی اس کنڈکٹ کی کنڈیم کرتا ہوں، اور نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ایز اے چیف جسٹس ایز اے جج کوئی کیس آیا ہے، بری کر دے تو آپ جو بھی فیصلہ کریں اسے فینلٹی پہ دیں. آگے سپریم کورٹ آف پاکستان بیٹھے، لیکن یہ ڈیلے کرنا جیسے اب بڑا آئینی بحران ہے پنجاب میں، اور کئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ آئین ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہے. رانا صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے کوما ڈاٹ رانا صاحب بات کریں پھر آتے ہیں. سر دیکھیں نا، ملک صاحب بھی گواہ ہیں، وہ سوسائٹی کو ڈیل کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے ججز نے شباشی صاحب کی ضمانت کینسل کی ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں گرفتار ہوئے ہیں. حمزہ بھی گرفتار ہوئے تھے، ہائی کورٹ نے کینسل کی تھی. اور اس کے بعد دیکھنا ہماری آنریبل کورٹ نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈیسیڈ کیا تھا. مطلب 3 گواہ، ہم نے فیصلوں کو تسلیم کیا، ہم نے اس کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ججز آنریبل ہیں، ان کے فیصلوں پر تشریح ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کو منو ہم نے تسلیم کیا. ان فیوچر بھی ہم تسلیم کریں گے، لیکن ججز کا الٹیمیٹلی رول تو ان کا ڈیفائن ہونا چاہیے، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ججز نے کیوں گھبرانا ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. میں ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا جی کرن صاحب، میں ہائی کورٹ کی بات نہیں کرتا. یقین کریں میں نے اپنے خود چھوٹا موٹا جوڈیشل افسر رہا ہوں. عدالت کے اوپر بیٹھ کے ہی بندہ فیصلہ کر سکتا، جو ریزرو فیصلہ کر لیتے ہیں فیصلے پھر نہیں ہوتے. سر میں تو ایک سوال صرف چھوٹا سا پوچھتا ہوں. آپ نے کی بات کی تھی کہ وہ تیار ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جی 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کے نمائندے کو بلا کے پوچھا گیا کہ آپ ریڈی ہیں کہ نہیں ہیں. سپریم کورٹ میں پوچھا گیا تھا، کیا ضرورت بھی نہیں تھی اس دن. کیا جواب دیا تھا اس 7 مہینے ہم 7 مہینے نہیں کر سکتے؟ کیا سپریم کورٹ کا حق نہیں تھا کہ وہ پوچھتی کہ تمہاری جو قانونی ڈیوٹی کیا ہے، 3 مہینے کے اندر تم کیوں نہیں ریڈی ہو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری عدالتوں پر کوئی پریشر ہے، ایسا پریشر ہے کہ وہ اس کے مطابق، مطلب اگر یہ حلیب والوں کا ہوتا تھا نعرہ کہ سب سے گاڑھا دودھ حلیب، تو میں نے پوچھتا تھا کہ بھینس تو اتنا گاڑھا دیتی نہیں ہے، آپ کا دودھ کیسے گاڑھا ہو گیا؟ تو یہی بات کہ جی آپ کا جو مینڈیٹ ہے. یہ لفظ جو مسلسل ہم بولتے ہیں، اس لیے 2 چیزیں میں اکثر کہتا ہوں. میں کہ ہم بولتے ہیں درست ہے، آئینی ذمہ داری ہماری ہے، آئین میں لکھا ہے کہ آپ عدالتوں اور افواج پاس اگر بات نہیں کر سکتے. لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر اداروں میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں تو پھر بات بھی تھوڑی سی کرنی پڑتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں فیصلے اب تک ڈسکس ہو رہے ہیں سر، ہوتے ہیں. سر آپ دیکھیں جب 63 کا پہ ایکشن ہوا نا، اور اس پر آنریبل ججز کا فیصلہ ہے کہ کسی ممبر کو، کسی بھی پارٹی کے ممبر کو ووٹ ڈالنے سے، کاسٹ کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ ان فیوچر کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے یہاں کے پروگرام کا ہی حوالہ دیا گیا ہے. اسی پروگرام میں اب آفتاب باجوے کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں پچھلے دنوں میں ان کا کین بی اور ول نہیں ہے، وہ کین بھی ہے. یہ پچھلا بھی عمل درآمد ہوگا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن جب یہ کہا گیا تھا کہ کسی ممبر کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، اس وقت تو کوئی کنڈیشن نہیں تھی. اور وہ وقوع یا وہ معاملات اس کا اثر کیا ہوا؟ مجھے بتائیے کہ جب ڈیسیڈ ہوئے تو 2 دن وہ سائن ہی تھے الیکشن کمیشن نے کیے، جب تک یہاں سارا سلسلہ بند نہیں گیا. یہ میں تو عرض یہ کرتا ہوں کہ آئین کی بالادستی اور اس طرح کے جو رولز ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے. لیکن نا وہ جیسے کرنل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ یقینی بات ہے کہ عدالتوں پہ پریشر ہوتا ہے. اور ایک اور جو غلط بات ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین بھی ساری کی ساری جو نا ذمہ داریاں عدالتوں پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ 5 رکنی 6 رکنی بینچ جب اس کیس کو سننے بیٹھ جاتے ہیں تو جو کیوں میں باقی کیسز ہوتے ہیں، عام جو جنتا ہوتی ہے
وہ ضرور افیکٹ ہوتی ہے. یہ بات کہنی چاہیے اور ہمارے پارلیمنٹیرین کو نا یہ سمجھنا چاہیے, کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ لیجسلیٹر کا جو کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے. لیجسلیشن بہت سے لوگوں کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ سر کیا یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یا لڑائی چلتی رہے گی؟ نہیں دیکھیں جی, ہم تو بالکل حاضر ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ بات عمران خان صاحب نے تو نہیں کی تھی, ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمارے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے, وہ پارلیمنٹ میں آئیں, اپنا رول پلے کریں, ہمارے اوپر تنقید کریں, لیکن قومی ایشوز پر جیسے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں, اور ہم تو بیٹھتے تھے لیکن اس وقت بھی پرائم منسٹر صاحب میٹنگوں کو میں نہیں آتے تھے. یہ 3-4 معاملات یا واقعات ہوئے ہیں, ہم ان کی آنر کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے, یہاں تو وہ آج اسمبلی میں آتے اسپیکر کے پاس نہیں آئے, تو اب دیکھنا وہ 1.5-2 ماہ سے اسمبلی میں نہیں آ رہے, لیکن تنخواہیں لے رہے ہیں اور قومی خزانے سے تنخواہیں جا رہی ہیں. نہیں, وہ ایک پروسیجر ہے نا جی, ان کے اکاؤنٹس میں سیلریز جاتی ہیں, اور جب تک وہ آ کر اپنے آپ کو کلیئر نہیں کریں گے تو سیلری تو اس کی رکنی ہے نا جس نے پگل رہی ہے. پریڈکشن کیا ہے چاہیے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس پہ سنسیئر ہیں تو اس کا ایک ایسا طریقہ اپنانا چاہیے ان کو کہ جس میں جو کنسنسس یا جو بلڈ اپ ہونا ہے وہ لوگ آگے بڑھیں جو کہ ساتھ شامل ہو سکیں. بہت شکریہ ناظرین. سر آدھا منٹ سر, جس دن 25 کو لانگ مارچ تھا, اگر رات کو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے نمائندے بیٹھ سکتے ہیں جو پہلے نہیں بیٹھتے تھے, تو ہر ایشو پہ بیٹھ سکتے ہیں. ہم موسٹ ویلکم کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آئیں اپنا رول رانا صاحب, کرم صاحب, ملک صاحب. ناظرین, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. کوئی کسی کو اگر بہت ٹھنڈی ہوائیں چلتی نظر آتی ہیں تو وہ پھر خوش فہمی میں ہے. میں سمجھ سیاستدانوں کو بھی اور طاقتور طبقوں کو, جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بڑے ڈاکٹر کو بھی اور عدلیہ کو بھی مل جل کے اس ملک کو بچانا چاہیے. دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے, مہنگائی کا افریج جو ہے وہ ہم کو نگل رہا ہے, بےروزگاری جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اس کے رزلٹ جو ہیں معاشی منارکی کا سبب بن رہے ہیں. آپ رعایت خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.